ध्यान देंगे सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिनिश ही कर लेते हैं चैप्टर, बहुत दिन हुए, मतलब इतने ही होते हैं इसके। अभी हो गए अपने 6 7 8, हाँ 8th क्लास होगी समथिंग, तो 8 में तो खत्म हो जाता है। चलो ध्यान देना बेटा सब लोग। मैं आपको बता देता हूँ, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना पिछले 3 4 दिन से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या होता है कि पर्पस क्या है, मेनली पर्पस। हम उस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या हमारा पर्पस है, तो ये बताना पड़ता है दुनिया को। और ये खुद को पता भी तो होना चाहिए ना। दुनिया को भी छोड़ो, चलो खुद को तो पता होना चाहिए। कोई काम करने का पर्पस, बेटा गेट बंद कर देना। कोई काम में हम क्यों आए हैं इसका पता तो होना चाहिए, पर्पस, राइट? सो वो जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वो हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब और स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंट है ना, क्यों बनी है वो ऑर्गेनाइजेशन, क्यों वो आए हैं इस काम में। तो इंटेंट को समझने के लिए उसके 4 एलिमेंट्स को समझना पड़ता है। उसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है विजन। सबसे पहले हम क्या सेट करते हैं? हमारा विजन, कि हमें क्या अचीव करना है ना, वेयर वी वांट टू रीच, कहां हमें पहुंचना है। ठीक है, फिर उसे अचीव करने के लिए आज हम क्या एक्टिविटीज करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? मिशन। ठीक है, उसके लिए आज हम क्या करेंगे। अच्छा, उस मिशन को हम फिर ट्रांसलेट करते हैं इनटू गोल्स। फिर गोल्स को ट्रांसलेट करते हैं काय में? इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली बोला सर शॉर्ट टर्म क्यों बनाना है, डायरेक्टली वाला लॉन्ग टर्म बनाओ। सर लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म तो चाहिए ना। फिर फिर क्या करते हैं? तो ये होता है मेन पार्ट ऑफ इंटेंट, इतना सा। वैल्यूज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेंट। अगर आपको बोलूं तो वैल्यूज इज ब्रॉडर देन इंटेंट। वैल्यूज से बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, उसूल, आदर्श, प्रिंसिपल्स, बिलीव्स। दे आर मोर देन योर इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। वो बड़े होते हैं उससे। चलो तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने अभी पिछले 3 4 5 दिन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए हैं। मैंने एक विजन नाम का टॉपिक पढ़ाया था, पूरा टॉपिक होता है। मिशन नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था पूरा। फिर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कल फिनिश हो गया था अपना। फिर अपन ने क्या स्टार्ट किया था? वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ गया? जो जो कल कल आए थे कई जने ना, कई कल काफी न्यू न्यू स्टूडेंट्स थे, इसलिए बताया मैंने कि ये टॉपिक चल रहा था अपना। खत्म हो गया जो। चलो वैल्यूज फिनिश कर लेते हैं। वैल्यूज क्या होता है, कई बार बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आ सकता है ना। रेयर चांस तो है ही ना भैया, मैं तो 0.1% चांस भी काम करता हूं। चाहे कोई चीज में 0.1% चांस है वो भी करना है, सब करना है। चलो भाई, वैल्यूज क्या होती है एक बार स्टार्टिंग से आपको एक डिफाइन कर देता हूं। देखो भाई, ऐसा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि आदमी में वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हर आदमी को के अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, अपनी खुद की वैल्यूज। क्योंकि वैल्यूज है ना, ऐसे देख के नहीं होती है, वैल्यूज खुद बनाई जाती है। ठीक है, वैल्यूज आर डेवलप्ड। और वैल्यूज वो चीज होती है जो कल मैंने बोला था, ये आपको दूसरों से क्या दिखाती है? डिस्टिंक्ट। नहीं तो भाई सबके वही है ना, 2 आंख, वो सब 2 कान, 2 पैर, सब वही मामला है भाई। तो आप दूसरे से कैसे डिस्टिंक्ट हो? आपकी वैल्यूज से। समझ में आई मेरी? सो वैल्यूज क्या होती है सर, होती क्या है मतलब? वैल्यूज आर डीप रूटेड, जो अपने अंदर होती है, रूटेड, जड़े, अपनी जड़े। समझ रहे हो ना? और जड़ों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, सही है? समझ रहे हो? सो वैल्यूज आर डीप रूटेड, रूटेड होती है अंदर तक, अपने अंदर इनहेरेंट होती है। दीज आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, जिसके जो हमें गाइड करते हैं, हमारे डिसीजंस को, हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। तो हमारे सारे जो डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, वो उसको कौन गाइड करता है? हमारे डीप रूटेड प्रिंसिपल्स या वैल्यूज। और क्या बात बताई थी मैंने सर? वैल्यूज के कुछ एग्जांपल्स। एक होती है इंटेग्रिटी। क्या होती है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है बताओ, आपको क्या लगता है बिना गूगल पे देखे? अंदर का ईमानदारी, खुद की ईमानदारी। और हाँ, पता पता नहीं नहीं, अरे बोलो यार। है ये बात, चलो करेक्ट बात बोल दी भाई ने। आपने देखा यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं लिखी, लिखे नहीं लिखे? वैसे दोनों सिमिलर से टर्म्स होते हैं, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, बट छोटा सा एक फर्क होता है दोनों में। ऑनेस्टी क्या होता है?
बेसिकली एक फर्क तो बताता हूँ आपको, ऑनेस्टी होती है अपनी रियल लाइफ में, इन अ पर्सनल लाइफ वी शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ट्रूथफुल होने चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना, सारी बातें बोलना ऐसे, है ना, रियल लाइफ में। बट इन बिजनेस लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, वहां वर्ड यूज किया जाता है इंटेग्रिटी, समझ रहे हो। और जो उसने बोला, क्या नाम है अपना, श्रेयांश, तो जो श्रेयांश ने बोला एकदम सही बोला, व्हेन नो वन इज वॉचिंग, जब कोई नहीं देख रहा तब भी अपने काम ईमानदारी से करना, दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। तो ये काम में होता है इंटेग्रिटी, आप समझ रहे हो कहने का मतलब। अरे कई लोग लेकिन क्या है, हमारे देश में तो इंग्लिश की छोटी बड़ी करते रहते हैं कहीं क्या लगा लिया, कहीं कुछ भी लगा लेते हैं। अच्छा हमारे देश में ना इंग्लिश ग्रामेटिकली नहीं देखते, वो देखते सिर्फ बोलने में कैसा लग रहा है। कई बार बच्चे वगैरह मेरे को बोले, तो बच्चे क्या, मेरे दोस्त कई बार बोले यार ये कोई, ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ, बोले बोलने में अजीब है। मैंने कहा बोलने से थोड़ी होता है, बोलो नहीं ये बोलने में लाइन सेट नहीं हो रही, तो बोले गड़बड़ है, ऐसा थोड़ी होता है समझ रहे हो मेरी बात। सो इंटीग्रिटी बहुत यूज करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, इंटीग्रिटी काम में ही होती है, काम काम के अंदर होती है। सो इंटीग्रिटी असली में पता है क्या होता है, जैसे एक वर्ड है ऑनेस्टी ना, ये तो अपने रियल लाइफ में हमको यूज करनी चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट, है ना। बिजनेस में हमको क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी प्लस मॉरल्स होने चाहिए हमारे कुछ, है ना, मॉरल्स होने चाहिए जीवन में, ठीक है, मॉरल्स प्लस कंसिस्टेंसी, समझ रहे हो, ये तीनों को पैकेज को क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं, ठीक है। खैर इतना नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगा, समझ में आया ना, बात डिफरेंट है ना दोनों। ऑनेस्टी है रियल लाइफ में, वो है बिजनेस में। सो जब कोई ना देख रहा हो तब ईमानदार रहना, अपने मॉरल्स मॉरल्स पे अड़े रहना, ठीक है, मॉरल्स के हिसाब से काम करना, व्हेन नो वन इज वाचिंग आल्सो, समझ लो। अभी ट्रैफिक लाइट थी अब लाइट तो चालू हो गई थी, 8 बजे हो जाती है लगभग, लाइट चालू हो गई थी, कोई रुक नहीं रहा था उसपे, कोई भी नहीं रुक रहा था, मैं रुक गया भाई साहब। No one is watching, doing the right thing when no one is watching, so that's integrity, when no one is watching। आगे बात सुनो, so वाली बात है, तो ठीक है, यही सब तो होती है वैल्यूज, कोई ना देख रहा हो तब भी ईमानदारी से काम करना, ठीक है, तब भी मॉरल्स कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ऑनेस्टी रखना काम में, ये सब क्या होता है, इंटीग्रिटी होता है, सबके बस की बात नहीं। सो ये ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस की, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी टू द स्टेक होल्डर्स, सही बात है ना, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, समझ गए। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब जितना ऊपर 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 आप जाओ उतना पेशेंस बढ़ते जाना चाहिए, ये हमेशा याद रखना भाई। अभी आजकल तो ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन जो सही में जो ग्रेट लोग है ना, वहां होता है ये बात, जितना आप जीवन में ऊपर जाओ ना उतना ज्यादा पेशेंस लेवल आपका बढ़ते रहना चाहिए, समझ गए। आज सबसे ज्यादा पेशेंस किस में होता है, अपने बड़े बड़े ग्रेट ग्रेट लोगों में सबसे ज्यादा पेशेंस होता है, कितनी गालियां सुनते हैं फिर भी सुनते हैं। सोचो प्रधानमंत्री है, खोलता होगा कितना वो, अगर सोशल मीडिया तो कितनी गालियां सुनने को मिलती होगी खुद के लिए, बोले यार क्या ही कर रहा हूं मैं ऐसा, सही है, कितने बड़े बड़े लोग हैं अपने, है ना, जैसे अमिताभ बच्चन है, कभी इनको भी बुरा बोल देते लोग, कुछ भी बोल देते। तो ये जितना अपने को, अच्छा सचिन तेंदुलकर को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं मतलब देखो क्या है, लेकिन क्या होता है, ये तो ग्रेटनेस है, जितना ज्यादा अपन ऊपर जाते हैं उतना ज्यादा आपको अपने अंदर क्या लाना होता है, पेशेंस, उतना ही ज्यादा ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स अदर्स आपको लानी होती है। तो ये सब वैल्यूज के एग्जांपल्स हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नाम के लिए चिपका लेती है वेबसाइट पे, मानती नहीं, लेकिन इसको मानना चाहिए, और क्योंकि वैल्यूज आपको दूसरों से अलग बनाती है। हो सकता है कि भाई इंडिया की रिचेस्ट कंपनीज में रिलायंस आती हो, लेकिन वैल्यूज में तो टाटा आई ना, बात किया ना, देख लो, रिच तो वो थी लेकिन फिर भी वैल्यूज ने टाटा को डिस्टिंक्ट दिखाया, दूसरों से अलग दिखाया, नहीं टाटा अलग है। आप जाके देखो महाराष्ट्र में कई, मतलब पूरे इंडिया में आपको उसका, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, किसी प्राइवेट फर्म का एक देश में इतना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है जितना किसका है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे कितने इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, रिलायंस तो था भी नहीं, रिलायंस तो था भी नहीं, देश को प्रगति करने के लिए पैसों की जरूरत थी, पैसे थे नहीं, जो उस टाइम पे भी टाटा ग्रुप ने मदद करी, देश के अंदर जो रिसर्च और ये सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए,
पैसा लगाया देश के अंदर, तो इट इज कमेंडेबल, है ना। मेमोरियल तो कैंसर हॉस्पिटल्स और ये सब बनाए, ये सब बनाए, अब जाके देखें, कैंसर हॉस्पिटल्स है, कुत्ते बिल्लियों के लिए भी बनाए हैं, शेल्टर्स वेल्टर्स बनाए हैं, और उनकी सोच, उनकी वैल्यूज काफी अच्छी थी। चलो, दे कैन, हमेशा याद रखिएगा, वैल्यूज से मैंने क्या बोला आपको, वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो नहीं करना चाहिए वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज। अगर अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन के लिए वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो मत करो, ठीक है, तो फायदा भी नहीं है ना। सोचो, अपनी वैल्यूज भी खोई और गेन भी क्या हुआ भाई, अगर कोई वैल्यूज खो रहा है अपनी, तो गेन तो एटलीस्ट बड़ा हो, सही है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। सो दे शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज। तो वैल्यूज ऐसी चीज होती है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एंड क्योंकि वैल्यूज क्या होती है, सैक्रोसेंट, क्या वर्ड यूज किया था मैंने कल, अरे क्या होती है, सैक्रोसैंक्ट बोलते हैं उसको। सैक्रोसैंक्ट मींस प्योर। वैल्यूज, वो क्या बोला था एचपी वाला फाउंडर, सर वैल्यूज जो होती है ना, इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ द फाउंडर्स, द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ द फाउंडर। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज है वो किससे रिफ्लेक्ट होती है, जैसी उसकी फाउंडर की वैल्यू होती है, सही बात है। सो दे कैन नेवर, तो याद रखिएगा ये बात, ठीक है, वैल्यूज ऑफन रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द कंपनीज फाउंडर। ठीक, एक और बात, वैल्यूज आर द सोर्स ऑफ कंपनीज डिस्टिंक्टिवनेस, सही बात। तो कंपनी के डिस्टिंक्टिवनेस, कंपनी की यूनिकनेस का एक सोर्स क्या होता है, वैल्यूज। वैल्यूज पे काम करना चाहिए, वो आपको दूसरों से क्या बनाती है, अलग, डिस्टिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां तक तो कल ही पढ़ लिया था अपन ने, मेरे को याद है, यहां तक तो मैंने कल ही बता दिया। अब सुनो, अ कंपनीज वैल्यूज सेट्स द टोन फॉर हाउ द पीपल थिंक एंड बिहेव, स्पेशली इन सिचुएशंस ऑफ डिलेमा। जब कभी भी डिलेमा का सिचुएशन होता है, डिलेमा मतलब कंफ्यूजन, जब पता नहीं लग रहा कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव करेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, ये किससे किससे, कौन उसको डिसाइड करता है, वैल्यूज। क्योंकि जब आपके पास कुछ ना हो ना सोचने के लिए, कि भाई समझ ना आ रहा हो कि क्या करना है जीवन में, तो अपने उसूल ही आपको क्या करते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं, अदरवाइज कुछ होता ही नहीं। क्योंकि क्या चल रहा है आपके, तो डिलेमा चल ही रहा है ना, दिमाग में इतना कंफ्यूजन है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, करे क्या ना करे। तब आपकी जो वैल्यूज होती है ना, इट सेट्स द टोन, इट सेट्स द थिंग, कि वो आपको एक डिसाइड करने में मदद करती है, ठीक है। और क्योंकि जैसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज होगी उसी हिसाब से लोग सोचेंगे। आज अगर जियो है, रिलायंस है, उसकी वैल्यूज है थोड़ी अलग, तो ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका कैसा है, थोड़ा डिफरेंट है। आज टाटा है, टाटा की वैल्यूज अलग है, तो टाटा के अंदर जो इंप्लॉइज हैं, जो लोग हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका डिलेमा सिचुएशन में थोड़ा अलग है, समझिए मेरी, ऐसा। तो जैसे रतन टाटा साहब सोचते थे कि भाई इन द सिचुएशंस ऑफ डिलेमा, जब भी देश को ऐसे प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो फटाफट से ही वो हमेशा क्या चूज करते थे, कंट्री फर्स्ट। तो ये ऐसे मतलब, वो क्यों चूज किया कंट्री फर्स्ट, क्योंकि उसकी वैल्यूज ही, वो आदमी ऐसा है, समझ रहे हो मेरी बात। जिसने वादा किया एक लड़की होगी तुमसे शादी करूंगा, उससे नहीं हो पाई, किसी और से नहीं किया भाई, ये है वैल्यूज, है ना वैल्यूज। बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे लोग। चलिए, तो लेकिन पर्सनल लाइफ में कितना सफर किया होगा वो, है ना, लोनलीनेस से, है ना, कितना सफर किया होगा, लेकिन फिर भी अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देख रहे हो इंसान, अच्छा कितना उसमें ग्रेटनेस का लेवल होगा, खुद की ब्रांड की गाड़ी ना चला के, कोई शर्म नहीं है कि होंडा की गाड़ी भी चलाता था। कितने सालों तक उन्होंने होंडा सिटी चलाई, उन्होंने नहीं बोला इट्स अ ग्रेट कार, व्हाई वोंट आई ड्राइव। लोग बोलते थे, बोला आप तो टाटा के ओनर हो, आप तो मतलब कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, महंगी महंगी गाड़ियां, और नहीं तो टाटा की चलाओ। बोला नहीं यार, क्या दिक्कत है, चलाऊंगा मैं तो। ही यूज्ड टू लिव इन अ नॉर्मल अपार्टमेंट, 2 3 5 BHK अपार्टमेंट इन मुंबई, नॉर्मल, है ना ग्रेटनेस। बहुत मुश्किल है ऐसी लाना, ठीक है। चलो, तो ये किससे आती है, वैल्यूज से आती है। और सुनिएगा, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस to build a strong foundation and focus on longevity of the company's success। तो हमेशा याद रखिएगा, वैल्यूज क्या देती है, एक शेयर्ड पर्पस देती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज अगर आपको पता होंगी, है ना, किस पहली बात तो कैसे पता होंगी, सर जो
टॉप लेवल होते हैं, दे शुड ऑलवेज कम्युनिकेट द वैल्यूज टू ऑल द पीपल। सही बात है, उनको हमेशा अपने सारे लेवल्स पे अपनी वैल्यूज को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि सबको पता रहे कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज है, और ताकि सभी एक ही पर्पस के लिए काम करें। तो वैल्यूज क्या शेयर करता है, वैल्यूज का भी मदद करता है, दे गिव अ शेयर्ड पर्पस टू ईच एंड एवरीवन। फिर वो उसी वैल्यूज के हिसाब से काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो जब वैल्यूज तो सबकी से भाई, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज सबको पता है, तो सभी कैसे बिहेव करेंगे, सभी का क्या पर्पस होगा, एक जैसा ही पर्पस होगा सर। सही है, काम में, अपने काम के तरीके में सब एक ही तरीके से काम करें। देखो भाई, मेन लाइंस तो हो चुकी है, अब तो बस बढ़ाना है, तो आंसर कितना ही बढ़ा लो आप, बढ़ा लो और बढ़ा लो, एक दो लाइन से। एम्प्लॉइज ऑफन सीक एम्प्लॉयर्स विद रिलेटेबल वैल्यूज। मैंने क्या कहा, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ी मैंने, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, मनी वॉज अलॉट। क्यों छोड़ी, क्यों छोड़ी, बिकॉज आई ऑलवेज सी, आई ऑलवेज वांट माय एम्प्लॉयर टू हैव द सेम वैल्यूज एज ऑफ मी। अगर मैं उससे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, एक दूसरे को उससे कनेक्ट कर पा रहा हूं, उसकी वैल्यूज और मेरी वैल्यूज मैच कर रही है, तो मैं काम करता हूं, नहीं तो नहीं करता भाई। तो आजकल बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो हमेशा ऐसे एम्प्लॉयर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनकी वैल्यूज क्या हो, उसकी खुद की जैसी हो, मैच खाए। सही है कि नहीं है? आपके उसूल कुछ और कह रहे हैं, उसके वो उसूल वाला आदमी नहीं है, तो कैसे काम कर पाओगे आप ऐसे आदमी के साथ, ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाओगे। सही बात है ना यार, मैचिंग ही नहीं खा रही ना यार। अरे समझ गए मेरी बात। तो हर आजकल एम्प्लॉयज भी क्या देखते हैं कि एम्प्लॉयर्स में वैसी रिलेटेबल वैल्यूज होनी चाहिए, जैसी उसमें वैसी उसमें होनी चाहिए, तभी वो काम करते हैं। सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसे तभी आप लंबे समय तक उसके साथ काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। Employees often seek employers with the relatable values impacting their work and personal life. आया समझ में? Next, consumers often choose companies। देखो अभी ऊपर किसके लिए बोला, एम्प्लॉइज ऑफन चूज, एम्प्लॉइज ज्यादातर उन एम्प्लॉयर्स को चूज करते हैं, मतलब वो हमेशा कैसे एम्प्लॉयर्स को चूज करते हैं, जिनकी रिलेटेबल वैल्यूज है, आपसे सिमिलर वैल्यूज है, रिलेटेबल मतलब सिमिलर। ऐसे ही कंज्यूमर, अब किसकी बात कर रहा है, कंज्यूमर की, कस्टमर की। कस्टमर भी ऐसी कंपनीज को चूज करता है, ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट को चूज करने की कोशिश करता है जिनकी क्या होती है, क्या होती है, वैल्यूज। आपको पता है, रतन मतलब जो रतन टाटा साहब की वैल्यूज, उससे पहले वालों की भी वैल्यूज थी, मैं आपको बता दूं, इनके पूरे खानदान में अच्छी है वैल्यूज, ये कह सकते हो आप। सो जो रतन टाटा साहब की वैल्यूज है, इससे भी कई लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स को खरीदा है। बोलो नहीं यार, विश्वास है अगले आदमी, मतलब आप समझ रहे हो, अगले की वैल्यूज की वजह से भी कस्टमर्स आए हैं। आप समझ रहे हो कहने का मतलब, अरे आए ना, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूज। कंपनी की वैल्यूज की वजह से भी क्या आए हैं, कस्टमर्स आए हैं। ठीक है, बोलो नहीं यार वो खरीदेंगे, क्यों, बोलो नहीं यार देश वो है कंपनी। समझ गए मेरी बात, ये। सो कंज्यूमर्स ऑल्सो चूज द कंपनीज हुज पर्पस अलाइंस विद देयर वैल्यूज, शोइंग द वैल्यूज। हमेशा याद रखो, कंज्यूमर्स भी ऐसी कंपनीज को चूज कर रहे हैं, आजकल तो और कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज इन सोशल मीडिया एंड ऑल। समझ रहे हो, उससे क्या हो रहा है, लोग देखो, ऑब्वियसली कई चीजें खराब भी हो रही है, कई चीजें अच्छी भी हो रही है। लोगों को अच्छी कंपनीज के बारे में पता लग रहा है, अच्छी वैल्यूज के बारे में पता लग रहा है, so they're choosing those companies who are having good values। लास्ट पॉइंट है, वैल्यूज ऑफन ड्राइव इंटेंट। मैंने क्या बोला था, वैल्यूज इज अ बिगर कॉन्सेप्ट देन, बोला था। सो वैल्यूज ऑफन ड्राइव इंटेंट, वैल्यूज इंटेंट को ड्राइव करता है, इंटेंट वैल्यूज को ड्राइव नहीं करता, वैल्यूज इंटेंट को ड्राइव करता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वैल्यूज के हिसाब से इंटेंट होता है। ठीक है, मेकिंग, इसीलिए इट इज ब्रॉडर इन स्कोप देन इंटेंट। समझ गए, लाइन समझ में आई, तो लिख देंगे अपन लोग कि भाई क्या होता है, वैल्यूज ऑफन ड्राइव्स इंटेंट, या कह सकते हो इंटेंट इज डिसाइडेड बाय द वैल्यूज, सो दैट मेक्स द वैल्यूज बिगर देन द इंटेंट। तो इसी के साथ वैल्यूज में बहुत सारी लाइनें हो गई। अगर क्वेश्चन आ जाए बड़ा वाला तो लिख दोगे इतनी सारी लाइंस, चल खत्म। लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, ये है, अब सुनिएगा। टिपिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आज के जमाने में जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं? सुनिएगा। आजकल जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें देखा जाए तो सर 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स? बोलो मेरे साथ, कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स। पहला कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा बिजनेस लेवल, तीसरा फंक्शनल लेवल। स्कूल में क्या बोलते थे? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहाँ पे वो नाम नहीं है, यहाँ पे क्या नाम है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ये नाम होते हैं। अब सुनिएगा, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उप डायग्राम भी है। ये कह रहा है आजकल टिपिकली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, अडानी ले लो, बड़े बड़े ग्रुप्स, एम्पायर्स। ठीक है, सो जैसे कोई भी ले लो आप, है ना, टाटा ले लो, ये है टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप का क्या होगा? एक ये वाला लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, विच इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल। इसके अंदर उसका कॉर्पोरेट स्टाफ होता है, पूरे ग्रुप का। टाटा ग्रुप, टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें कितनी सारी कंपनीज है बताओ? अरे 100 से भी ज्यादा कंपनीज है भाई, 100 से ज्यादा बिजनेसेस में है वो, और पता नहीं शायद 40-50 देशों से ज्यादा देशों में है वो। मेरे ख्याल से शायद 113 वगैरह कुछ होगी, चेंज होता रहता है, लेकिन वो तो 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है, 100 से ज्यादा बिजनेस है उसके। इतने बड़े ग्रुप को कैसे मैनेज करते होंगे? तो क्या है, इनका एक कॉर्पोरेट स्टाफ है, कह सकते हो कॉर्पोरेट लेवल है पूरे ग्रुप का। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार ही वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई रीजन होगा? पूरे ग्रुप की बात चल रही है ना, तो ग्रुप में तो सर बहुत सारे क्या है इनके, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। सो उसको कौन मैनेज करता है? इनका कॉर्पोरेट ये जो हेड ऑफिस है वो मैनेज करता है। ठीक है, इसके अंदर कौन होते हैं? सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल दीज पीपल आर इन दिस ग्रुप। सीओओ, ये सब इसी में होते हैं। ठीक है, अब फिर सेकंड लेवल पे क्या आता है? बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल मतलब इसके कितने सारे बिजनेस है? सर अभी आपने बोला ये तो बहुत सारे। तो क्या होता है आजकल, है ना, इन जब बहुत सारे बिजनेसों को ग्रुप करके 10-12 ग्रुप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ग्रुप्स। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके स्कूल में 12th तक होता है 12th तक, लेकिन हर क्लास में भी क्या होता है? बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो अगर उनको ओपन कर दे अपन ऐसे, मान ले, तो फिर तो क्लासेस तो बहुत सारी हो जाएगी। सही है? तो यार जैसे मान लो हर स्कूल में नॉर्मली मतलब 5 सेक्शन तो होते ही है, मान लेते हैं ना 5, हमारे स्कूल में 5 होते हैं, है ना। अब 5 5 होते थे, अब 5 सेक्शन एक क्लास में, तो 12 क्लास में कितने हो गए? 12 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60। 60 क्लासरूम्स और ये सब हो गया। आप समझ रहे हो ना कहने का मतलब, समझ रहे हो? तो यार 60 क्लासरूम को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है, ऐसे देखे तो बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगर उन 60 को मैं कितने ग्रुप में बांट दूं? 12। तो फिर भी आप थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है क्या? आया ना, तो बोलो। समझ रहे हो कहने का मतलब? 60 को एक साथ देखो तो उससे डर लगता है, बोलो कैसे मैनेज होगा इतना बड़ा। लेकिन 60 को अगर 12 ग्रुप में बांट दोगे तो थोड़ा लग रहा है ना इजी। ऐसे ही होता है, ये जो होते हैं इतने सारे बिजनेस है, इनको वो किस में बांट देते हैं? ग्रुप में। जैसे जो सिमिलर सिमिलर वाले हैं उनको एक ग्रुप बना देते हैं। समझ गया मेरी बात? उसको बोलते हैं एसबीयू। क्या बोलते हैं? एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। बना के दिखाता हूं, ऐसे मत देखो, देखो क्या है, कुछ बातें बोलने से नहीं होती, दिखानी पड़ती सामने। तो देखो, तो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में तो सर बहुत सारे बिजनेस है। तो इसका पहले एक कौन सा लेवल है? कॉर्पोरेट लेवल। ग्रुप का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कह लो, कॉर्पोरेट लेवल बोल लो, इसके अंदर सारे टॉप लो वाले लोग आ जाते हैं ना। सीईओ ऑफ द ग्रुप, सीईओ ऑफ द ग्रुप, ग्रुप की बात चल रही है। सीईओ, सीएफओ, सीओ, है ना, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड योर ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है सेकंड लेवल। अब इस ग्रुप में कितने सारे बिजनेस है? सर बिजनेस तो बहुत सारे, ऐसे देखोगे तो डर जाओगे, संभाल ही नहीं पाओगे इतने। तो क्या कर रखे उन्होंने? ग्रुपिंग कर रखी है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स, उनका एक एसबीयू का नाम क्या है? एसबीयू 1, मतलब ग्रुप 1। एक ग्रुप उन्होंने, पहला ग्रुप है, क्या नाम है उसका? टाटा मोटर्स। इसमें पता है कितने डिविजन है? एक ग्रुप, इसमें भी बहुत सारे बिजनेस है उसके। तो जैसे पैसेंजर कार्स, जो पैसेंजर कार वाली डिवीजन है, फिर कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक, ट्रक भी आते हैं टाटा के, है ना,
फिर उसकी एक और डिवीजन है जिसको बोलते ईवी। ईवी की डिवीजन ही अलग है भाई उसकी, है ना, ईवी, ईवी वाले सेगमेंट की। ऐसे ही और बताऊं, लैंड रोवर, लैंड रोवर को भी किसने खरीदा हुआ है, किसी ने, जैगुआर। गाना नहीं सुना क्या तुमने, बेबी कैंडी, वो कौन सा जैगुआर ले लू वाला, जैगुआर भी किसके पास है, इन्हीं के पास है। और भी है, इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह का भाई एक डिवीजन है। इतने सारी डिविजन, इतने सारे एक ग्रुप में। अभी और आएंगे ग्रुप, एक ही ग्रुप थोड़ी है। टाटा का और काम है, हॉस्पिटल्स में नहीं है क्या टाटा, आ रहा लोग, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में कितने सारे हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, कुत्ते बिल्ली वाला है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, समझ गए। ऊपर से होटल्स हैं, टाटा स्टील, अरे भाई लिस्ट लंबी है, अभी तो चालू ही है, समझिए। होटल्स में कितने हैं, ताज ग्रुप सुना है, वो ग्रुप तो है ही उसी का ही। उसके अलावा बाकी ग्रुप में भी मेजर स्टेक्स खरीदा हुआ है उसने, ओबरा ओबरा कईयों के अंदर उसने खरीदा हुआ है, समझ गए, कई आ जाते हैं उसके अंदर, है ना। फिर इसके अंदर टीसीएस सुना है, कंसल्टेंसी, सुना है कंसल्टेंसी, तो टीसीएस भी एक कंसल्टेंसी में है। इसके अंदर बहुत सारे नहीं है, बस ये एक ही बिजनेस है इनका। और अगर देखोगे आईटी वाईटी इनमें भी है। फिर इलेक्ट्रिकल्स, लग रहा है कि कोई एसी वेसी का है, वोल्टास किसका प्रोडक्ट है, टाटा का। क्रोमा, आजकल वो शोरूम वोरूम खुले हुए क्रोमा के, क्या है वो, टाटा का ही है क्रोमा, समझ गए। नमक, टाटा नमक, देश का, क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी, एफएमसीजी में भी है। लिस्ट लंबी है बेटा, एक एक ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं तभी तो वो मैनेज हो पा रहा है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बनाया, अच्छा एक और बात बताता हूँ, पूरा जब बताया ही है तो, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं एसबीयू स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ये स्कूल में नहीं पढ़ा था तुमने, स्कूल में सिर्फ कहां तक पढ़ा होता है, सिंपल, फंक्शनल और डिविजनल। आप खुद देखो एक ग्रुप में कितनी सारी डिविजन है इसकी, बहुत सारी डिविजन है, समझ गए। ये सब अलग अलग बिजनेस है, सब अलग अलग है। और हर, और सुनना, इनको अपन ने किस में डाल दिया, एक ग्रुप में, और हर ग्रुप का एक बना देते हैं सीईओ। कौन मैनेज करता है, आपको क्या लगता है, टाटा मोटर्स को कौन मैनेज करता है, उसका सीईओ अलग है, ठीक है। हॉस्पिटल्स वाले का सीईओ अलग है, होटल्स वाले का सीईओ अलग है, कंसल्टेंसी का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनका अलग है। नॉइस, पहले तो टाइटन, टाइटन किसका ब्रांड है, टाटा का। तनिष्क ज्वेलरी किसका ब्रांड है, टाटा का। और वो नॉइस, वो जो स्मार्ट वॉच वाली है, वो किसके अंडर में, टाटा में। और अभी रिसेंटली कॉफी वाले में भी स्टारबक्स के साथ कर लिया। लिस्ट लंबी है भाई, रात हो जाएगी बनाते बनाते, समझ गए। लेकिन बात तो क्या होते हैं, इतने सारे बिजनेस है तो उनको ग्रुप बनाना पड़ता है, समझ में आया? हर ग्रुप का एक सीईओ है अलग, जो उसकी पूरी प्लानिंग करता है। और ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। आज टाटा मोटर्स अपने आप में क्या है, स्टैंड अलोन करती है, खुद का एग्जिस्टेंस है, समझ गए। ग्रुप ग्रुप के बिना भी वो चल सकती है, चाहे पूरा ग्रुप घाटे में जा रहा हो, वो अपने आप अपने इस पे स्टैंड अलोन करती है, अपने पैरों पे खड़ी है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पैरों पे खड़ी हुई है अलग से। आई बस, इसको बोलते हैं एसबीयू। क्या बोलते हैं, कितने लेवल्स होते हैं इसमें, तीन। एक क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल। ये बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं बिजनेस लेवल। क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं बिजनेस लेवल मैनेजर्स। तो टाटा मोटर्स का जो हेड है, सीईओ, जो भी सीईओ बनाया, वो क्या है, बिजनेस लेवल मैनेजर होता है। हॉस्पिटल वाले का बिजनेस लेवल मैनेजर होता है, इसका बिजनेस लेवल मैनेजर। तो ये बीच वाला लेवल है। और फिर आता है तीसरा, अब सुनना, पैसेंजर वाले का, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इनके भी तो मैनेजर्स होते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स। तो सबके अंदर क्या होता है, पैसेंजर के अंदर भी क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, है ना, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऐसे सब में होते हैं। इन सब में भी है, इसमें भी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सब में। तो ये तीसरा लेवल क्या होता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। फंक्शनल मतलब काम, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स का काम करते हैं सेल्स मैनेजर, फाइनेंस का काम करते हैं फाइनेंस मैनेजर, परचेज का काम करते हैं परचेज मैनेजर। आप समझे, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये जो है, बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं जो,
साम्राज्य बना रखा है जिन्होंने बिजनेस का, 100 बिजनेस, 200 बिजनेस, 300 बिजनेस, पूरी दुनिया में चल रहे हैं बिजनेस। इतने बड़े बिजनेस किससे ऑपरेट हो रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर से, एसबीयू। ये चल रहा है आज की डेट में, करंट में। आया समझ में, दिमाग में थोड़ा बहुत बेटा, थोड़ा सा ही बैठाना है बस, ज्यादा नहीं। इतना तो मैंने जितना बताया इतना तो उसने भी नहीं बताया। एक लाइन और बताता हूं, यहाँ पे हर बिजनेस के सेम कॉम्पिटिटर होते हैं, अलग अलग होते हैं सब में। हॉस्पिटल में टाटा के सेम कॉम्पिटिटर है क्या जो गाड़ियों में है? गाड़ियों में कौन है कॉम्पिटिटर? मारुति सुजुकी है, होंडा है, स्कोडा है, फोक्सवैगन है, ये उसके क्या है, महिंद्रा है, ये उसके कॉम्पिटिटर है। हॉस्पिटल में तो कोई और ही है ना, समझ गए? ऐसे ही होटल्स में अलग कॉम्पिटिटर्स है, तो हर बिजनेस में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स होते हैं। क्लियर है? पक्का ये बात समझ में आई? असली में ये चैप्टर, आप ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। वहां पे एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्या नाम है? तो अभी मैं जो भी बता रहा हूं ऑब्वियसली कम बता रहा हूं, लेकिन ठीक है, अभी वाले से तो ज्यादा ही बता दिया। तो ये टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 5 में। मेरी इच्छा तो थी कि मैं बाद में ही पढ़ाता आपको, अब पढ़ा ही दिया, चलो कोई बात नहीं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में तुम्हारे स्कूल में कितने पढ़े थे तुमने? 3 बीएसटी में। सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, तो यहाँ पे भी होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अलावा और होते हैं मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर ये आता है एसबीयू। इसके अलावा 3 और होते हैं जो अपने को पढ़ने, नेटवर्क, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है एक, एक का नाम होता है आपका वो आर ग्लास, और एक और होता है मैट्रिक्स। कितने हो गए? 8। 8। इनमें से 3 के बारे में आपको थोड़ा 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 इस वाले चैप्टर में बताया है। इस चैप्टर में 3 नाम अभी आपको दिखाता हूं, कौन कौन सा, थोड़ा सा बताया उनके बारे में, थोड़ा सा, मतलब 10-20%। इसके बारे में थोड़ा सा बताया है, अभी दिखाता हूं आपको। इसके बारे में थोड़ा सा बताया है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताया है, और अभी हमने पढ़ाई डिवीजन में बताया, इसके बारे में बहुत थोड़ा बताया, 20%, 10% बताया है। आप समझ गए मेरी बात? तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी क्यों? क्योंकि मैं तो कब पढ़ाऊंगा, पूरा ही डिटेल पढ़ाऊंगा, तो फिर अभी आधा पढ़ाऊंगा, आधा भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्या होता है फिर, आधी चीज पढ़ने से आधी नॉलेज जो होती है वो बड़ी क्या होती है, घातक होती है, घातक। क्योंकि उसमें क्या लगता है, आपको मजा भी नहीं आएगा और आधे कंफ्यूजन में घुसे रहोगे। तो जब पढ़ो तो या तो पूरा पढ़ो, समझ लो, फिर आओ 5, कम से कम 4 दिन, 4 मिनिमम, मिनिमम 4 से 5 दिन, फिर आओ यही पढ़ाऊंगा फिर मैं। तो चैप्टर नंबर 5 में घुसना पड़ जाएगा ना अपने को, लास्ट चैप्टर है अपना, तब पढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये वाली जो टॉपिक है, ये मैं आपको जब पूरा डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 5 तभी पढ़ाऊंगा। तो अभी यहां से स्किप मारेंगे, लिखेंगे चैप्टर नंबर 5। आई बात समझ में? तो अब आप आ जाओ वापस। हाँ भाई, अब एक लाइन पढ़े, अब देखो आपको ये लाइन समझ में आएगी, अभी तक नहीं आती। तो आजकल टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में कितने होते हैं जरा बताना तो? 3 स्ट्रक्चर होते हैं सर, 3 लेवल्स होते हैं, कौन कौन से? कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शन। आया समझ में? एक और लाइन समझ में आ जाएगी सर, जी जो स्ट्रक्चर होता है, इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। आज टाटा मोटर्स क्या है, अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है, उसको बाकियों की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में फुल्ली कैपेबल है। अब समझ में आया? सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स, सब अपने ग्रुप से हैं सबके। समझ में आ गई मेरी बात? तो जनरली सब में 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब एक लाइन और कह दी उसने, जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट द फर्स्ट 2 ऑफ दीज लेवल्स। जनरल मैनेजर क्या काम होता है जनरल मैनेजर का? अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है? प्रोडक्शन संभालना। सेल्स मैनेजर का? और जनरल मैनेजर का? सब संभालना। तो ये जो वो मतलब वो कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए नहीं होते, उनका काम होता है सब कुछ देखना। समझ गए मेरी बात? तो ये जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, उनका ये कहां पे पाए जाते हैं? ऊपर वाले लेवल पे भी होते हैं और बीच वाले पे भी होते हैं। मतलब ये जो कॉर्पोरेट लेवल है, इसमें भी एक क्या होगा, जनरल मैनेजर की पोस्ट होगी, और एक बिजनेस लेवल में भी कौन सी पोस्ट होगी, जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट फर्स्ट 2 लेवल्स। क्लियर है? इसमें हो भी नहीं सकता जनरल मैनेजर, क्योंकि ये तो मैनेजर ही कौन से है, फंक्शनल मैनेजर। अरे रखा ही तुमको क्या के लिए, फंक्शन के लिए। प्रोडक्शन मैनेजर क्या के लिए रखा है भाई, स्पेसिफिकली क्या के लिए रखा है, प्रोडक्शन देखने के लिए। सेल्स मैनेजर क्या के लिए रखा है भाई,
सेल्स देखने के लिए, तो जनरल तो यहां हो ही नहीं सकता, समझे। चल, एसबीयू सिर्फ नाम बताया गया है। चलो कब पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में। अधूरा ज्ञान बहुत घातक है भाई साहब। चलो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में तो आ सकती है आपको, अब चाहो रीड करोगे ये तो आ जाएगी। सर क्या होता है एसबीयू में, सर इस स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। कई बार एक ग्रुप में बहुत सारी डिवीजन भी होती है, और कई बार एक ग्रुप में एक बिजनेस भी होता है। कंसल्टेंसी में कितने बिजनेस है टाटा के, एक ही है ना। और हॉस्पिटल्स में कितने बिजनेस है, दो तीन है। मोटर्स में बहुत सारे हैं, तो इट कैन एक, इस ग्रुप में एक बिजनेस भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। सो इट कैन कंटेन सिंगल बिजनेस ऑल्सो और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस ऑल्सो, सही है। हर बिजनेस की क्या होते हैं, ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, सही बात है। और हर 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 ग्रुप का क्या होता है, एक मैनेजर होता है, एक सीईओ होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। हो गया। खैर कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 5। ये तो मैंने वो डायग्राम समझा दिया इसलिए आप समझ गए। चलिए, खैर हमारा ये है लास्ट टॉपिक। 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, मिडिल लेवल और मतलब फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल। तो सुनिएगा, इसका रोल काफी पूछा जाता है। कॉर्पोरेट लेवल का सबसे ऊपर वाला जो होता है, सर इनका क्या काम होता है। अच्छे से सुनना, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए। देखो, तो पहला वाला भी पढ़ रहे हैं, बस फिनिश है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है कॉर्पोरेट लेवल, सर इसके अंदर कौन कौन होते हैं पहले तो बताओ। इट कंसिस्ट ऑफ CEO, other senior executives, managing director, board of director, all these corporate staff, CEO, CFO, COO, ये सब कहां पे होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल में होते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, दीज इंडिविजुअल्स, ये जो लोग होते हैं, दीज इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, सही बात है। यही सारे क्या करते हैं, मेनली जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, स्ट्रेटेजी वाले, क्या स्ट्रेटेजी होगी कौन बताएगा, ऊपर वाले ही तो बताएंगे, वो थोड़ी कोई नीचे वाले बताएंगे, सही है ना। सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन लेता है, यही लोग लेते हैं, ठीक है भाई। अब सुनिएगा, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, ये मतलब ये असली में 5 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो ये बताना है क्या कौन कौन इसमें होते हैं, ये वाली लाइन और ये इसका रोल। अब रोल में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, एक भी लाइन मिस नहीं करनी है भाई, 5 नंबर नहीं आते नहीं तुम्हें। चलो, तो क्या रोल होता है इनका, बड़ा आसान होता है। इनका क्या काम होता है सर, इनका काम होता है क्या, टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। सर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजीज है उनको ओवरसी करते हैं, उस काम को देखते हैं। मतलब दे सी कि कैसी स्ट्रेटेजीज बन रही है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका काम यही है ऊपर वालों का। और क्या काम है सर, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, गोल्स, विजन कौन बनाता है, यही बनाएंगे ना सर, और कौन बनाएगा, सही है। और क्या काम होता है इनका, दे डिटरमाइन व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, इनको कौन सा बिजनेस करना है और कौन से नए चालू करने हैं, कौन से बंद करने हैं, कौन से नए चालू करने हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, कॉर्पोरेट लेवल। अच्छा, रिसोर्सेज कौन बांटता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। सारे बिजनेसेस को, टाटा मोटर्स को कितने मिलेंगे, हॉस्पिटल को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, सही है। तो रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। और लास्ट मतलब इसमें से लास्ट क्या कह रहा है, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज। सर स्ट्रेटेजीज बनाना और उसे इंप्लीमेंट करना है ना, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस, ठीक है। सारे इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज की स्ट्रेटेजीज ऊपर ऊपर से बनाना, मैं क्या बोल रहा हूं, कहां से बनाना, ऊपर ऊपर से, मोटी मोटी, समझ गए। सो सारे इंडिविजुअल बिजनेसेस को कवर करती हुई स्ट्रेटेजी बनाना किसका काम होता है, पूरे ग्रुप की स्ट्रेटेजी बनाना किसका काम होता है, फिर बोल रहा हूं पूरे ग्रुप की, सारे बिजनेसेस को कवर करते हुए। अभी तो वो डायग्राम मिटा भी नहीं होगा अपने पास, होगा ये पूरे ग्रुप की, किसकी, पूरे ग्रुप, सारे बिजनेसेस को कवर करती हुई स्ट्रेटेजीज बनाना, फॉर्मुलेट करना किसका काम है। अच्छा, हर बिजनेस की स्पेसिफिक स्पेसिफिक बनाना स्ट्रेटेजी, ये किसका काम है,
बिजनेस लेवल मैनेजर का। टाटा टाटा मोटर्स की स्पेसिफिकली कौन बनाएगा? मेन प्लान, कॉन्क्रीट प्लान कौन बनाएगा? वो तो उसका सीईओ बनाएगा ना। हॉस्पिटल वाले का उसका सीईओ बनाएगा। समझ में आई मेरी बात? लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हुए कौन बनाएगा? समझ में आ गया? अच्छा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप भी कौन देते हैं? लीडर तो वही होते हैं ना सर, वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही डायरेक्शन दिखाएंगे। सही है? चल सेट, बस ये वाला पॉइंट। Sir, corporate level managers provide a link between the people who oversee the strategic development of a firm and those who own it. अच्छा, क्या मतलब है इस लाइन का? मतलब समझो सर, असली में कंपनी के मालिक कौन होते हैं? हु आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स। सही है? अरे आया ना तो बोलो। असली मालिक कौन? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही है ना? सो ये इनमें इनमें और जो कंपनी के जो वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इनके बीच का लिंक कौन होता है? इन दोनों के बीच का लिंक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। ये जो सीईओ सीएफओ ये जो लोग रखे हुए हैं, दे आर द लिंक बिटवीन, अब क्या लाइन बोलूंगा वो सुनना, बिटवीन दोज हु मेक्स द स्ट्रेटेजी एंड दोज हु आर द owners of the organization. So who is the link between those who are responsible for making the strategy, ये, and those who are the owners? तो इन दोनों के बीच का लिंक कौन होता है? कॉर्पोरेट। ये लाइन लिख देना भाई। और लास्ट कह सकते हो ये आज के लिए, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स एंड पर्टिकुलरली द सीईओ जो होता है ना, दे आर व्यूड एज द गार्जियन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ का गार्जियन कौन होता है? उनकी उनकी वेल्थ का रखवाला कौन होता है? कौन होता है? सीईओ। तभी तो अगर प्रॉफिट्स नहीं होते, सबसे पहले किसको उड़ाया जाता है? सीईओ को। एजीएम के अंदर किसको गालियां पड़ती है सबसे ज्यादा? सीईओ। अब बताए हु इज द टॉप टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एम्प्लॉय, सबसे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप लेवल का एम्प्लॉय कौन होता है? सीईओ। होता एम्प्लॉय है ना, लेकिन है तो एम्प्लॉय ही, नौकरी कर रहा है। आई बात समझ में? तो फिर सारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़नी चाहिए। सही है? ये जिम्मेदारी किसकी होती है ये देखना? सीईओ की होती है, स्पेशली सीईओ की होती है। ठीक है? सो ही इज व्यूड एज द गार्जियन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेलफेयर। शेयर होल्डर्स की वेलफेयर होती रहे, उसकी वैल्यू बढ़ती रहे, उसका वेल्थ बढ़ते रहे। सही है? ये देखना इसका गार्जियन कौन होता है? सीईओ। ठीक है? It is their responsibility to ensure that corporate and business strategies of the company are consistent with maximizing shareholders wealth. तो सीईओ की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाए, है ना? कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज बनाए जिससे क्या बढ़े? शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। सही है? और लास्ट पॉइंट, if they are not, then ultimately the CEO is likely to be held accountable by the shareholders. अगर वो ये करने में क्या रहता है? असमर्थ रहता है, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल ठहराया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसको उड़ा दिया जाता है। देख लो आप, नौकरी सबसे ज्यादा पहले किसकी जाती है? सीईओ की जाती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? 3 मिनट तो है अभी, हो सकता है कि इतना सा ही बचा है, ये इतना सा, लेकिन इसके बाद क्वेश्चंस भी करने ही है। चलो कोई नहीं, कल करने हैं। तो ये मैंने क्या कहा आपको, मैं कब कराऊंगा? अरे ये 3 लेवल्स, फंक्शनल, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, कब पढ़ाऊंगा? चैप्टर नंबर 5। कल ही पढ़ाया है क्लास में, क्योंकि उनका बैच एंड हो रहा है, तो उनकी क्लास लास्ट 4 दिन की क्लास बची है, कल पढ़ाया है उनको ये टॉपिक। आगे ना समझ तब, लेकिन डिटेल होता है भाई पूरा, 1-1.5 घंटा सिर्फ इसी को पढ़ा रहा हूं मैं। समझ रहे हो? तो पूरा ज्ञान मिलना चाहिए ना, छोटा आधे से तो मजा नहीं आता फिर। चलो सर, मैं सभी को, अच्छा वो एग्जाम में क्वेश्चन सुनिएगा, एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। एबीसी लिमिटेड, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड
करंटली सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन 2 मेजर मार्केट्स, ठीक है, 2 मार्केट में बेचता है वो, यूरोप और एशिया, दोनों कॉन्टिनेंट है। वाइल इट इज अ मार्केट लीडर इन यूरोप, यूरोप में तो वो मार्केट लीडर है भाई साहब, ठीक है। एबीसी लिमिटेड हैज स्ट्रगल टू पेनिट्रेट द मोर कॉम्पिटिटिव एशियन मार्केट, तो यूरोप का तो वो राजा है, लेकिन एशियन मार्केट में भी वो क्या कर रहा है, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाया, स्ट्रगल कर रहा है। सो एबीसी लिमिटेड ने हायर किया किसको, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट, बताया था ना पोस्ट होती है, अच्छा खासा पैसा है। सो दे हायर्ड ए स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट टू एनालाइज द सिचुएशन, आपको उसने हायर किया है, एंड सब एंड काइकली हायर किया है टू एनालाइज द सिचुएशन, सिचुएशन को एनालाइज करो, एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू देम। आफ्टर द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट, इट हैज देयरफॉर डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ एशिया एंटायरली। तो स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट की रिपोर्ट के अनुसार उसने उसने क्या कहा था, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट ने उनको एडवाइस किया कि आपको इस मार्केट से निकल जाना चाहिए, तो ठीक है, उसकी एडवाइस के मुताबिक उन्होंने काम किया, एंड दे डिसाइडेड टू पुल आउट फ्रॉम द, बोले निकल जाओ उस मार्केट से, वापस विड्रॉ कर लो, एंड फोकस ऑन इट्स यूरोपियन मार्केट ओनली। दिस डिसीजन रिलेट्स टू विच लेवल, ये डिसीजन कौन लेता है, तो दिस डिसीजन रिलेट्स टू विच लेवल इन एबीसी लिमिटेड, एंड एक्सप्लेन द रोल, पहले तो पहचानो, पहले तुमने पहचाना, फिर क्या बताओ उसका रोल, समझ गए आप। सो पहले आप क्या लिखोगे कि ये कहानी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करोगे कि सिंस इट इज वर्किंग इन द 2 मार्केट्स, ऐसे करके, फिर एंड दीज डिसीजंस आर टेकन बाय कॉर्पोरेट लेवल, द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सीईओ और ये सब फैसला लेते हैं, इस लेवल में ये लोग आते हैं और उनका ये रोल होता है, तब आते हैं आपके, बढ़िया आया समझ में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है सभी को, चलो तो कल पढ़ते, खत्म है कल तो, चैप्टर भी खत्म है, कल तो ये आते ही इसको खत्म कर देंगे अपन, और एक पेपर दिखाऊंगा आपको कि पेपर आता कैसे है, उसका कैसा दिखता है ये और वो, ठीक है। रियल पेपर दिखा दूं, रियल ही दिखा दूंगा, रियल वाला दिखा दूंगा, असली कलर वलर भी वही दिखेगा, समझ गए, इसी बार का दिखा दूंगा लास्ट, इसी अटेम्प्ट। चलिए इसका हाँ 5 एम्स होते ना, मैन, मशीन, मनी, मेथड, मटीरियल, मैन, मशीन, मेथड, मनी, मटीरियल, चलो ठीक है।